स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जाया करते थे, लेकिन आज इंडिया ने चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख लिया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ इसरो का सफर आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि इंडिया स्पेस सेक्टर में वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 5 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। आज यूएस समेत कई देश इंडिया के साथ स्पेस सेक्टर में कमर्शियल डील करने को बेताब हैं। वहीं इसरो इंडिया के अलावा बड़ी संख्या में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहा है। वर्ल्ड के दूसरे देशों को यूएसए, रशिया, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया से सैटेलाइट्स लॉन्च करना काफी सस्ता पड़ रहा है। यही वजह है कि इंडिया पिछले कुछ सालों में स्पेस हब बनकर उभरा है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया के पास अभी तक सिर्फ एक ही स्पेस पोर्ट है जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऐसे में आने वाले जरूरतों के मद्देनजर एक और स्पेस पोर्ट का निर्माण किया जाना है जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। आज के डिस्कशन में हम थूथुकुडी में बनने वाले इंडिया के सेकंड स्पेस पोर्ट की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि न्यू स्पेस पोर्ट के लिए आखिर थूथुकुडी को ही क्यों चुना गया और आखिर इससे इंडिया को क्या क्या फायदे होंगे। वहीं हम इंडिया की स्पेस जर्नी के बारे में भी विस्तार में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ IAS में साल की सबसे बड़ी बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है जो 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी और इसीलिए आपके सपनों के दियों को जलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आपको बता दूं कि स्टडी IQ का लास्ट यूपीएससी फाउंडेशनल बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। दोस्तों, भारत के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैच में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप से आपके डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के लिए वैलिड है, बिग दिवाली सेल के अंडर। और दोस्तों, सिर्फ फाउंडेशनल बैच ही नहीं बल्कि ऑप्शनल बैचेस में भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा मात्र 10,000 रुपीज में। एंड जस्ट टू मेंशन, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो इस दिवाली में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में छाए हुए अंधकार को भारत के सबसे बेहतरीन फाउंडेशनल और ऑप्शनल बैचेस की मदद से हटा सकते हैं। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। हिंदी में यूपीएससी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, यूरोप में जब एनलाइटमेंट एरा अपने पीक पर था तब इंडिया गुलामी के अंधेरे में गुम था। वहीं जब 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज में इंसलाइडेशन की बहार आ रही थी तब इंडिया अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। हालांकि इस बीच यहाँ CV रमन, मेघनाथ साहा, रामानुजन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए, लेकिन इन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ खास तवज्जो देना शुरू किया। तब न्यूक्लियर पावर और स्पेस प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के 2 फ्रंटियर माने जाते थे। आज़ादी मिलने के 1 साल के भीतर ही 3 अगस्त 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। लेकिन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इंडिया के लिए एक फार फेच्ड सपना था। 60s में यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रिसर्च की रेस लगी थी। इसी बीच 1962 में द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको SPAR एस्टैब्लिश्ड हुई। बाद में 15 अगस्त 1969 को इनको SPAR का नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कर दिया गया। विक्रम साराभाई के डायरेक्शन में इसरो को फॉर्म किया गया। तब उडुपी रामचंद्र राव की लीडरशिप में 20 इंजीनियर्स की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने 100 किलोग्राम के सैटेलाइट बनाने का फैसला किया और इसे लॉन्च करने के लिए यूएसए से हेल्प मांगी गई। तब नासा अपने स्काउट रॉकेट को लॉन्च के लिए रेंट पर देने को राजी हो गया था। इसी बीच USSR ने भी इंडिया को फ्री में सैटेलाइट लॉन्च करने का ऑफर दिया। साथ ही USSR इंडियन साइंटिस्ट को सैटेलाइट डेवलप करने में हेल्प करने पर भी राजी हो गया। लेकिन इसके लिए इंडिया के सामने उसने एक शर्त भी रखी और वो शर्त ये थी कि इंडिया का सैटेलाइट चाइना के मुकाबले वेट में ज्यादा होना चाहिए। दरअसल 24 अप्रैल 1970 को चाइना ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका वजन 173 किलोग्राम था और ये वेट में USSR के सैटेलाइट स्पुतनिक से डबल था।
इस अचीवमेंट के साथ ही चाइना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का 5वां देश बन गया। इससे पहले सिर्फ यूएसएसआर, यूएसए, जापान और फ्रांस ही सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। ऐसे में इंडिया ने यूएसएसआर की शर्त मान ली और उसकी उम्मीद से ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट का डिजाइन तैयार किया, जिसका वजन 360 किलोग्राम था। इंडिया इस प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा था कि इस बीच 30 दिसंबर 1971 को हार्ट अटैक से विक्रम साराभाई की डेथ हो गई। विक्रम साराभाई की डेथ इंडिया के लिए बड़ा झटका था। साराभाई की डेथ के बाद एमजीके मेनन को इसरो का इंटरिम चीफ बनाया गया। इसके बाद मई 1972 में सतीश धवन को इसरो चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तब प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी ने सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया। हमारे साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत की बदौलत 19 अप्रैल 1975 को वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। इसे सोवियत यूनियन के कपुस्तिन यार से कॉस्मोस 3M व्हीकल से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के बाद जैसे ही आर्यभट्ट से पहला सिग्नल मिला, वहां मौजूद UR राव समेत दूसरे इंडियन साइंटिस्ट की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तब से लेकर अब तक इंडिया स्पेस रिसर्च के सफर में काफी आगे निकल चुका है। आज इंडिया 3 टन से भी ज्यादा वेट वाले टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत रखता है। यही नहीं, इसरो ने मून एंड मार्स तक अपने सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली भेजकर इंडिया को बड़ी पहचान दिलाई है। एक वक्त था जब इंडिया ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तब ना इंडिया के पास लॉन्चिंग व्हीकल थे और ना ही स्पेस पोर्ट, लेकिन आज इंडिया के पास अपना स्पेस पोर्ट भी है और पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल्स भी। इसरो ने चंद्रयान 2 को अपने मोस्ट पावरफुल रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV Mk3 से लॉन्च किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चंद्रयान 2 को डेवलप किया जा रहा था तब इसे लॉन्च करने के लिए रशिया से लैंडर मांगा गया था। लॉन्चिंग शेड्यूल जनवरी 2013 में तय किया गया था, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी टाइम पर रॉसकॉस्मोस लैंडर नहीं दे पाई। अब ऐसा उसने जानबूझकर किया या फिर कोई और वजह थी? बहरहाल इसरो ने इसे चैलेंज की तरह लिया और बाद में इंडिया ने इंडिजिनस टेक्निक से अपना लैंडर बनाया। इंडिया 2014 में अपना मंगलयान भी भेज चुका है। इन मिशंस के बाद से ही इसरो की दुनिया में एक अलग पहचान बनी है। इसरो की लॉन्चिंग की बेहद कम लागत की वजह से दुनिया भर के कई देश अब इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करा रहे हैं। स्पेस मार्केट में इंडिया की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और इसने यूएस समेत कई बड़ी कंट्रीज के मोनोपोली को तोड़ा है। दोस्तों, इंडिया ने जब अपने स्पेस जर्नी की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को की थी, तब केरला के फिशिंग एरिया थुम्बा से यूएस मेड 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे लॉन्च किया गया था। तब इंडिया के पास ना तो नेसेसरी फैसिलिटीज थी और ना ही लॉन्चिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। थुम्बा रॉकेट लॉन्च स्टेशन पर कोई बिल्डिंग नहीं थी। वहां के बिशप के घर को डायरेक्टर ऑफिस बनाया गया। वहां एंशिएंट सेंट मैरी चर्च की बिल्डिंग कंट्रोल रूम बनी। यहां तक कि रॉकेट पार्ट्स और स्पेस इक्विपमेंट लॉन्च साइट पर बैलगाड़ी और साइकिल के जरिए लाए गए। मौजूदा वक्त में इंडिया के पास एकमात्र स्पेस पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड है, जहां 2 लॉन्चिंग पैड है। श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट रेंज SHAR 1 अक्टूबर 1971 को स्टैब्लिश किया गया था। सतीश धवन की याद में 5 सितंबर 2002 को इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी SDSC कर दिया गया। 1993 के बाद से यहां से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 लॉन्च किए जाते रहे हैं। आज इंडिया स्पेस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। खुद की जरूरतों के साथ उसे दूसरे देशों की भी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि SDSC पर इन जरूरतों को पूरा करने का बड़ा दबाव है। इसलिए इंडिया दूसरे स्पेस पोर्ट को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में कुलाशेखरपट्टनम में बनाया जा रहा है। तो आइए इस न्यू स्पेस पोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इसरो के मुताबिक इस स्पेस पोर्ट से छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ये जगह 500 किलोग्राम तक के वजन वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए सूटेबल है। अर्थ के निचले ऑर्बिट से छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस स्पेस पोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम ऑलमोस्ट कर लिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके लिए करीब 2300 एकर्स लैंड एक्विजिशन किया है। तमिलनाडु के स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अन्नादुराई के मुताबिक लैंड एक्विजिशन का काम पूरा कर लिया गया है और जल्द ही यहां स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लॉन्च पोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
वहीं इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज से मैंडेटरी क्लियरेंस मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। थूथुकुडी स्पेस पोर्ट से सिर्फ पोलर ऑर्बिट में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, वहीं दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी यहीं से रिलीज होंगे। इसके लिए PSLV और SSLV रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। SSLV रॉकेट 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आ रहा होगा कि अगर भारत के पास पहले से एक स्पेस पोर्ट था तो इस नए स्पेस पोर्ट की आखिरकार क्या जरूरत थी, या फिर तमिलनाडु के थूथुकुडी को ही इस स्पेस पोर्ट के लिए क्यों चुना गया। तो दोस्तों, ये देश के ईस्टर्न पार्ट का एक कोस्टल शहर है। आपको बता दें कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, इसीलिए कोई भी लॉन्च स्टेशन या स्पेस पोर्ट हमेशा ईस्ट में बनाए जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि पृथ्वी की दिशा में रॉकेट लॉन्च होने में सहूलियत होती है और फ्यूल की भी बचत होती है। ऐसे में थूथुकुडी में बनने वाला लॉन्च पैड इसरो को सिग्निफिकेंट अमाउंट में फ्यूल सेव करने में हेल्प करेगा। दरअसल जितने भी PSLV रॉकेट पोलर ऑर्बिट में रिलीज किए जाते हैं उनका ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट नहीं होता। वो सभी रॉकेट श्रीहरिकोटा से निकलकर पैतरेबाजी करके श्रीलंका के अगल बगल से जाते हैं। लेकिन थूथुकुडी से लॉन्च होने पर रॉकेट्स को करीब 700 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ेगी, जिससे 30% फ्यूल की बचत होगी। वहीं थूथुकुडी इक्वेटर से भी करीब है। ऐसे में रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट्स को उनकी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए पृथ्वी के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे फ्यूल और टाइम दोनों की बचत होगी, जिससे ये फ्यूल सैटेलाइट्स की लॉन्ग लाइफ के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा थूथुकुडी में स्पेस पोर्ट बनने का एक और फायदा होगा कि PSLV के पार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन काफी इजीली हो जाएगा। दरअसल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगिरी में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC है। यहाँ PSLV रॉकेट के 2nd और 4th स्टेज के इंजन बनाए जाते हैं। ये जगह श्रीहरिकोटा से करीब 700 किलोमीटर दूर है, जबकि थूथुकुडी यहाँ से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कम खर्च और कम टाइम में रॉकेट के 2 पार्ट्स थूथुकुडी पहुंचाए जाएंगे। वहीं किसी भी लॉन्च स्टेशन या स्पेस पोर्ट को ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां आबादी ना हो। थूथुकुडी कोस्टल टाउन है। ऐसे में यहाँ स्पेस पोर्ट बनाने का ये फायदा होगा कि अगर कभी रॉकेट लॉन्च होने के बाद भटक जाए तो वो किसी शहर में ना गिरकर समंदर में गिर जाएगा, या कभी उसे ब्लास्ट करके उड़ाना पड़े तो जान माल का नुकसान ना हो। इन्हीं सब कारणों की वजह से थूथुकुडी इंडिया के 2nd स्पेस पोर्ट के लिए आइडियल जगह है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।